28 मई 1998 सुबह के 3:16 बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले चागी में ज़मीन लर्जी। पाकिस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। दुनिया हैरान थी, अमेरिका गुस्से में था और भारत चौंक गया और पाकिस्तान में लोग खुशी के मारे सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास 1971 में अपना मशरिकी हिस्सा बचाने के लिए फौज तक न थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया, वही पाकिस्तान 1998 में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि एक न्यूक्लियर पावर बन जाए? तो इसका जवाब एक नाम है और वो नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन थे, उनकी जहानत का आलम क्या था और नीदरलैंड में उन्होंने क्या किया और वो कैसे पाकिस्तान आए और उन्होंने एटम बम कैसे बनाया, और वो इल्जामात कि डॉक्टर साहब ने ब्लूप्रिंट्स चुराए हैं ये किस हद तक सच हैं और पाकिस्तान का इन इल्जामात पर क्या जवाब है। और अगर डॉक्टर साहब मुजरिम नहीं थे तो 2004 में इन्हें क्यों नजरबंद किया गया और फिर रिहा भी कर दिया गया, और क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौमी हीरो थे या बैनुल अक़वामी मुजरिम? ये सब बातें आपको हकाइक के साथ, दस्तावेजात के साथ, तारीख के साथ और उन लोगों के बयानात के साथ बताऊंगा जो खुद इस कहानी का हिस्सा थे। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कहानी भोपाल से शुरू होती है। 1 अप्रैल 1936 बरतानवी हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक पश्तून खानदान में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर खान था और जो एक तालीम याफ्ता शख्स थे। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद 1952 में ये खानदान पाकिस्तान हिजरत कर गया और कराची में रहने लगा। यहाँ डॉक्टर साहब ने कराची यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन चूंकि इनका दिल साइंस में था और पाकिस्तान में उस वक्त साइंस के वसाइल मौजूद नहीं थे, तो डॉक्टर साहब 1961 में यूरोप चले गए। पहले वेस्ट बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर 1965 में नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। डेल्फ्ट उस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में से एक थी। यहाँ डॉक्टर साहब ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। फिर 1972 में बेल्जियम की कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लेवियन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अब डॉक्टर साहब एक आला तालीम याफ्ता मेटलर्जिस्ट थे और इन्हें नीदरलैंड की एक हसास लेबोरेटरी में नौकरी मिल गई, लेकिन याद रखें ये नौकरी किसी आम लेबोरेटरी में नहीं मिली थी। 1972 में डॉक्टर साहब ने फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम शुरू किया और यह यूरिंको का हिस्सा थी। FDO इस कंपनी का नाम था। अब आप पूछेंगे कि यूरिंको क्या है? यूरिंको एक यूरोपीय कंसोर्टियम है जो 1970 में कायम हुआ। इसका काम गैस सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम की अफजोदगी। यूरेनियम की अफजोदगी का मतलब ये है कि वो अमल जिससे एटम बम का फ्यूल बनता है। यूरिंको के पास उस वक्त दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी और डॉक्टर साहब उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अब यहाँ इनकी जहानत का आलम यह था कि इन्होंने सेंट्रीफ्यूज की पूरी टेक्नोलॉजी समझ ली। वो इंतहाई मेहनती और काफी जुबानें जानते थे और इनकी रसाई खुफिया दस्तावेजात तक भी थी। अब यहाँ से 2 रवायतें शुरू होती हैं, एक मगरबी मीडिया और दूसरी पाकिस्तान का मौकफ। मगरबी मीडिया और डच हुकूमत के मुताबिक डॉक्टर साहब ने यूरिंको के खुफिया ब्लूप्रिंट्स चुराए। इनके डच साथी फ्रेट्स वर्मन ने बाद में बताया, Het is heel belangrijk voor de samenleving. It is very important for society to know what happened in the 1970s. The Dutch state has violated the Non-Proliferation Treaty. They have jeopardized the lives of millions because Pakistan sold the information to China, North Korea and Iran. This is huge. उनका कहना है कि मैंने देखा कि खान साहब खुफिया दस्तावेजात घर ले जाते थे और उनकी डच बीवी हेनरी इनका तर्जमा करती थी। वर्मन का कहना है कि उन्होंने 1973 में डच पुलिस को खबरदार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1975 में यूरिंको को शक हुआ तो डॉक्टर साहब को कम हिसास सेक्शन में मुंतकिल कर दिया गया और फिर 1976 में डॉक्टर साहब अचानक पाकिस्तान चले गए। 1983 में नीदरलैंड की अदालत ने डॉक्टर साहब को गैर हाजिरी में जासूसी के जुर्म में 4 साल की कैद सुनाई, लेकिन ये सजा बाद में टेक्निकली कल अदम करार दी गई। ये मगरबी रिवायत है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आइए देखते हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर क्या है।
2005 में नीदरलैंड के साबिक वजीर आजम रॉड लबर्स ने डच रेडियो पर कुछ और ही बताया। इन्होंने कहा कि मैं नकल कर रहा हूँ। 1975 और 1986 के दरमियान अमेरिकी CIA ने नीदरलैंड की हुकूमत से कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार न किया जाए। अब ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि अमेरिका ने खुद डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करने से क्यों रोका। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी बना लिया। पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाए जा रहे थे और इस वक्त डॉक्टर साहब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो इसने डॉक्टर साहब को नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर वाकई डॉक्टर साहब जासूस थे तो अमेरिका ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। अगर वाकई डॉक्टर साहब ने ब्लूप्रिंट चुराए थे तो डच हुकूमत ने उन्हें 1975 में ही क्यों नहीं पकड़ लिया, क्यों 1976 को पाकिस्तान आने दिया। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मगरिब नहीं देता, लेकिन हम जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 1971 की तरफ। अब हम आते हैं 1971 में। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक साल था। मशरकी पाकिस्तान ने अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुका था। 3 साल बाद 1974 में भारत ने भी एटमी धमाका किया पोखरान में। नाम रखा स्माइलिंग ऑपरेशन। भारत मुस्कुराया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये वो लम्हा था जब डॉक्टर साहब ने भुट्टो साहब को खत लिखा। डॉक्टर साहब ने खत में लिखा कि पाकिस्तान यूरेनियम के रास्ते से भी बम बना सकता है और ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI ने डॉक्टर साहब पर रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में लिखा था ये शख्स नाअहल है। जी हाँ, पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस ने डॉक्टर साहब को नाअहल करार दिया था। लेकिन भुट्टो साहब ने वो रिपोर्ट नजरअंदाज कर दी। इन्होंने डॉक्टर साहब पर एतमाद किया। 31 जुलाई 1976 डॉक्टर साहब ने कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी की बुनियाद रखी, आज जिसे हम KRL कहते हैं। ये कोई आम लेबोरेटरी नहीं थी, ये पाकिस्तान के सबसे खुफिया अदारा था और यहाँ वो काम हो रहे थे जो पूरी कौम की तकदीर बदलने वाले थे। काम शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, ना मशीनरी, ना पुर्जे, ना पैसा, और ऊपर से दुनिया की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान पर पहरे लगाए हुए थी। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने अपने यूरोपीय रवाबत इस्तेमाल किए। एक नाम हैनक सल्बस था। ये डच ताजर था जो डेल्फट में डॉक्टर साहब के साथ पढ़ता था। इसने पाकिस्तान को सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे पहुंचाए। सल्बस को 1985 में डच अदालत ने सजा सुनाई और फिर वो दिन आया 6 अप्रैल 1978। पाकिस्तान ने गैस सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम की अफसोदगी में कामयाबी हासिल कर ली। टेक्निकली अब पाकिस्तान एटम बम बनाने के काबिल हो गया था, लेकिन पॉलिटिकली ये कामयाबी 20 साल तक छुपी रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि पहले मजीद मजबूत हो जाए। 11 मई 1998 भारत ने पोखरान में 5 एटमी धमाके कर दिए और भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो आठवीं ताकत है। पाकिस्तान पर दबाव था कि वो खामोश रहे। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा पाकिस्तान एटमी तजर्बात न करे वरना हम पाबंदियां आयद कर देंगे। यूरोप ने भी यही कहा। इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने 2 रास्ते थे, दबाव में आके रुक जाएं, पाबंदियों से बचें, माशियत बहाल हो, और दूसरा रास्ता था तजर्बात करें, पाबंदियां झेलें, लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दें। तो इसी मकाम पर डॉक्टर साहब ने वजीर आजम से कहा अब वक्त आ गया है, अगर हमने अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। और फिर वो दिन आया 28 मई 1998 सुबह के 3:16 बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले चागी में जमीन लर्जी। पाकिस्तान ने एटमी धमाका कर दिया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। दुनिया हैरान थी, अमेरिका गुस्से में था और भारत चौंक गया, और पाकिस्तान में लोग खुशी के मारे सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर! ये वो कामयाबी है जो डॉक्टर साहब और उनके साथियों की मेहनत का नतीजा है। 1998 के बाद डॉक्टर साहब पाकिस्तानियों के हीरो बन चुके थे, लेकिन 2001 में 9/11 के बाद दुनिया बदल गई। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की और इस जंग में डॉक्टर साहब को निशाना बनाया गया। इल्जाम लगा कि डॉक्टर साहब ने ईरान, लीबिया और शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी फरोख्त की है। यह इल्जाम 2003 में सामने आया। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था। तो 2004 में सदर परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया। टेलीविजन पर इतराफ कराया गया।
डॉक्टर साहब ने टेलीविजन पर कहा, मैंने गलत किया, मैंने ईरान, लीबिया और शिमाली कोरिया को टेक्नोलॉजी फराहम की। Established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. ये देखकर पूरी कौम को सदमा हुआ, लेकिन अब यहाँ एक और हकीकत है। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर साहब को आज़ाद करार दिया। अदालत ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नज़रबंदी गैर आईनी थी, इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। डॉक्टर साहब ने बाद में ये कहा कि उनसे झूठा इतराफ़ कराया गया। उन्होंने कहा, मुझसे ये ज़बरदस्ती कराया गया, मुशर्रफ ने मुझ पर दबाव डाला था। डॉक्टर साहब की मेहनत सिर्फ एटम बम तक महदूद नहीं थी। आज पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में आज 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो 3530 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में 20 कैंसर अस्पताल जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 80% मरीज मुफ्त इलाज पाते हैं। ये वो अस्पताल हैं जो एटमी टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। 10 अक्टूबर 2021 85 साल की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दुनिया से रुखसत हुए। अलविदा मोहसिन पाकिस्तान, अलविदा। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामाबाद के F8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। तेज बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने सफर आखिरत में शिरकत की। लोग मट्टी में ढूंढते हैं सोना, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया। मगरिब में डॉक्टर साहब आज भी खतरनाक हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो ता कयामत हीरो रहेंगे। चोरी के इल्जामात आएंगे, जासूसी के ताने भी आएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि 28 मई 1998 को जब चागी के पहाड़ लर्जे तो पूरी कौम की आंखों में खुशी की नमी थी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वो किया जो कोई नहीं कर सका। डॉक्टर साहब ने एक ऐसे मुल्क को कि जिसके पास कुछ नहीं था, दुनिया की ताकतवर कौमों के सफ में खड़ा कर दिया। इस पूरी वीडियो में मेरी कोशिश ये रही है कि आपको हर बात रेफरेंस के जरिए समझाई जाए, कोई भी बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और हकीकत भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।